हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केल्विन्स लॉ से जो रिलेटेड उसके प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक लिमिटेशन यानी कि व्यवहारिक सीमाएं क्या होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले जो वीडियो में देखा था कि केल्विन्स लॉ को किस तरीके से डेरिवेट किया जाता है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसका ग्राफ वगैरह क्या होता है, ये सारा का सारा हमने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लीज़, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, वहाँ जाके देखिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको सेकेंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम से रिलेटेड आपको सारे सब्जेक्टों के वीडियोस मिलेंगे, धीरे धीरे से मिल भी रहे हैं आपको कंटिन्यूस। और दोस्तों जो कुछ भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव है, जो कि आपके एग्ज़ाम से फुल्ली रिलेटेड है। आपको इधर उधर का कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, और जो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख भी सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ आपको वैसा कंटेंट दिया जा रहा है, आप आराम से अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले केल्विन्स लॉ के रिलेटेड यानी कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका जो डेरिवेशन था वो हम लोग कर ही चुके थे, यानी कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट निकाली थी। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होते हैं कि देखो, थ्योरेटिकली रूप से ये नियम तो सत्य है, परंतु प्रैक्टिकल रूप से ये पूर्णतः सत्य और हर जगह लागू नहीं होता है। इसके लिए कुछ लिमिटेशन भी होती है, वो यहाँ पर आपको देखनी है। सबसे पहली हमारी लिमिटेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू केल्विन्स लॉ हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कंडक्टर का होना चाहिए लेस होना चाहिए। बट क्या होता है कि अगर लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बढ़ता है, और जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा बढ़ेगा, और इससे क्या होगी, इफ़िशियंसी हमारी घट जाती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कि केल्विन्स के नियम से प्राप्त चालक की साइज और उसके धारा वहन की क्षमता के अनुसार नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि केल्विन्स लॉ से जो हमारा चालक के का साइज प्राप्त होता है उसमें करंट के वहन की क्षमता उसके अनुसार नहीं होती है। इस प्रकार से क्या होता है कि ओवर लाइन में प्रयुक्त केबल के क्रोड, जो कोर जिसे हम लोग क्रोड को कोर भी बोलते, धारा वहन क्षमता के अनुसार भी नहीं होता है। यानी कि सिंपल इसका मतलब ये है कि जो हमारे केल्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आता है वो एक्चुअली में चाहे केबल का हो और चाहे कंडक्टर का हो, वो वैसा नहीं होता है। यानी कि उसकी उतनी जितनी उसको करंट ले जानी चाहिए उतने उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। अब क्या होता है सिंपल सा, कि अगर हम लोग किसी भी केबल का डायमीटर घटा देंगे, क्या कर देंगे, अगर उसका हम लोग डायमीटर घटा देंगे तो सिंपल सा है उसका क्रॉस सेक्शन यानी कि कोरोना लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर हमारे लॉसेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिक हमारी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब ये कोरोना वगैरह क्या होता है, कैसे हमारे, अब देखो इसमें फार्मूला होता है इतना सिंपल सा। मान लीजिए कोरोना लॉसेस होता है कि अगर हम लोग वो कोरोना लॉसेस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर यहाँ पर हम लोग डायमीटर को घटा रहे हैं तो कोरोना लॉसेस हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट एनुअली आई स्क्वायर आर टी लॉसेस का कैलकुलेशन भी हमारा क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा करंट का वेरिएशन होता रहता है इस वजह से हम लोग जो आई स्क्वायर आर टी लॉसेज होते हैं वो भी उनका भी हम लोग जो कैलकुलेशन है वो भी कठिन होता है। अब केल्विन्स के नियम के लिए लाइन की प्रति यूनिट एनर्जी लॉस की कीमत ज्ञात करना दुर्लभ है। सिंपल सा मतलब ये है कि कितनी यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और किस प्रकार से उसमें लॉसेज हो रहे हैं, इस सब के लिए हम लोग जानकारी रख पाना कहीं ना कहीं दुर्लभ होता है, यानी कि कठिन होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे जो हमारे पॉइंट के हम किससे बता रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। ठीक है ना दोस्तों। वैसे जो उन्होंने केल्विन्स ने जो नियम बताए थे, उन्होंने अपने नियम दे करके जो फार्मूला निकाला था वो तो सही है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकली अगर रूप में देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि उसमें परफेक्ट नहीं बैठते हैं। छठवां पॉइंट हमारा क्या है कि एस्टिमेशन करते समय लाइन के रियल लोड कर्व का प्राप्त होना कठिन है। यानी कि जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं, अगर कोई लाइन बनाते हैं तो एक्चुअल में जो हमें क्या होता है कि लोड जो कर्व होता है वो प्राप्त करना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों। अब होता है केल्विन्स के नियम में प्रयुक्त चालक का करंट डेंसिटी बहुत अधिक होती है, जिससे केबल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब सिंपल सा आप क्रॉस सेक्शन एरिया आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, और करंट का मान ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो केबल हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, केबल हो या फिर कंडक्टर हो। अब आठवां पॉइंट हमारा क्या कहता है, आठवां पॉइंट हमारा कहता है कि केबल के अंदर मेटेलिक सेथ लॉसेस और लॉसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं हमारे केबल के अंदर, क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, सिम्बस करके बताया था एक फार्मूला आपको जैसे याद करने के लिए, किस तरीके से उसमें क्या होता है, कोर होता है, इंसुलेशन होता है, मेटेलिक शीट होती है। तो ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे अगर मैं बताऊं तो जो केबल के अंदर जो मेटेलिक शीट होती है उसमें भी लॉसेस होते हैं, और हाई वोल्टेज पर इसमें हिस्टैरिसीस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी होते हैं। इन लॉसेस का व्यय केबल में होने वाले आई स्क्वायर लॉसेस भी होते हैं जो इसकी व्यय की अपेक्षा कम होते हैं।
ठीक है ना दोस्तों। लेकिन उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर पाने में मतलब नहीं करते हैं, जो हिस्टैरिसीस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं कि ये आई स्क्वायर और लॉसेज से कम होते हैं। ये भी एक तरह का प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। 9वां पॉइंट है हमारा था कि पावर फैक्टर का सही ज्ञान न होने से ऊर्जा हानियों पर यथार्थ ज्ञात करना कठिन होता है। यानी कि इसके जो द्वारा हम लोग सही से पावर फैक्टर का सही से पता लगा नहीं सकते, और सही पता ना होने से उस पर कितनी ऊर्जा की हानि हो रही इसका हम लोग सही से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों। अब केल्विन्स लॉ से एक नियम से प्रयुक्त चालक का तापमान बढ़ता ही है, इससे अतिरिक्त इसमें अन्य प्रकार के लॉसेस भी बढ़ता है। अब सिंपल सा है कि अगर हमारे उसमें किसी भी कंडक्टर में अगर लॉसेस वगैरह बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि लॉस बढ़ेगा। अब जैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो हो सकता है कि जिस जगह से उसमें कोई जॉइंट वगैरह ऐसा कुछ हो, या फिर वहाँ से वो टूट भी सकता है, उसमें थोड़ा सा झटका वगैरह लगे। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे लॉसेस वगैरह आ जाते हैं जब हमारा टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है। अब केल्विन्स लॉ में क्या संशोधन होना चाहिए जिससे ये परफेक्टली हम लोग यूज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है। तो केल्विन्स लॉ के नियम में लाइन के पोल्स और टावर्स, इंसुलेशन लाइन की संरचना आदि पर पूरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया प्रभावित नहीं करते, परंतु प्रैक्टिकल रूप में ऐसा नहीं है। पहले तो कहते हैं कि हम लोग मतलब जो उसके जो इंसुलेशन लाइन है उसका इंस्टॉलेशन है पोल्स वगैरह का, ये एक्चुअली में प्रभावित नहीं करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन एक्चुअली में क्या प्रैक्टिकल रूप में ये प्रभावित करते हैं। जब कंडक्टर की साइज बढ़ती है तो पोल्स टावर या इंसुलेशन की कॉस्ट उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त लाइन के कुछ मूल व्यय ऐसे होते हैं जिनका चालक के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल सा मतलब इसका ये हुआ कि जब हम लोग कंडक्टर की साइज को बढ़ती है तो क्या बढ़ने से क्या पोल्स वगैरह के जो टावर वगैरह होते हैं उसके या फिर उनके इंसुलेशन जो कॉस्ट वगैरह होती है ये सब बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और उनके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लाइन के कुछ और भी ऐसे हमारे तापमान पर, यानी कि ऐसे और भी ऐसे लॉसेज हैं जिनका तापमान पर कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है। केल्विन्स लॉ पे जो हमारे नियम में संशोधन है वो कैप्स ने किया था, ये आपको याद रखना है कि केल्विन्स लॉ पर संशोधन किसने किया था, कैप्स ने किया था। इनके अनुसार उन्होंने नियम दिया था संपूर्ण लाइन इंस्टॉलेशन पर भूमिगत जो पूंजीगत लागत को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इन्होंने भी यानी कि किसी भी कंडक्टर को जो हमारी लाइन या फिर कंडक्टर जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसको जो पैसा लग रहा है जो कॉस्ट लग रही है उसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला एक पॉइंट उन्होंने ये बताया कि वह जो कंडक्टर के सेक्शनल एरिया से स्वतंत्र है, यानी उन्होंने 2 तरीके की कॉस्ट दी। देखो उन्होंने दोनों कॉस्ट चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे हमारी वेरिएबल यानी कि रनिंग कॉस्ट हो, दोनों को उन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया पर बेस्ड बताया था केल्विन से। लेकिन कैप्स ने क्या बताया कि उन्होंने बताया 2 कॉस्ट होती है। एक तो कॉस्ट हमारी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्री होती है, दूसरी वह होती है जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस प्रकार से जो हमारा वार्षिक ब्याज और मूल हानि का जो वार्षिक आता है वो कितना आता है, ये आता है PA = R। अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट देखेंगे कि जहाँ पर R जो हमारा क्या है, ये R हमारा है केबल के इंसुलेशन के मूल्य को दर्शाता है। R हमारा क्या दर्शाता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं केबल के मूल्य को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, केबल के मूल्य को दर्शाता है, जिसे हम लोग क्या मानते हैं, जिसे हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर हमारा सिंपल सा क्या दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ये PA है। ठीक है ना दोस्तों। अब टोटल एनुअल कॉस्ट की बात करें तो टोटल एनुअल कॉस्ट हमारी ये होती है C = APA + R/QA। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारी दूसरा देखो, एक तो हमारी ऊपर सिंपल सी एक तो हमारी ये कॉस्ट हो गई सिंपल सी जो आप ये देख रहे हैं PA + R, और दूसरी कॉस्ट क्या है Q/A। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, तो टोटल कॉस्ट क्या निकल के आ गई है हमारी APA + R + Q/A। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, हाँ ठीक है सही है। अब यहाँ पर जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो इकोनॉमिकल कंडीशन में हमारा क्या निकल के आता है, वही सिंपल से क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में करेंगे तो DC/DA, यानी कि अब हमारी टोटल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में इसमें DA के रिस्पेक्ट में सॉरी करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग C का मान रख देते हैं PA + R + Q/A = 0। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आता है, सिंपल सा वही यहाँ पर देखो A रहता है। ठीक है दोस्तों, APA है, आपको याद रखना है। तो क्या निकल के आता है, सिंपल सा PA, ये सफिक्स में नीचे A है। ठीक है ना। अब -Q/A², तो यहाँ से भी A का मान क्या निकल के आता है, √Q/PA। इस संशोधन के अनुसार जो हमारे चालक का इकोनॉमिकल एरिया होता है वो A बराबर कितना होता है, √Q/PA
पीए होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंसुलेशन का चालक के पक्षीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से यह हमारा, अब यहाँ से ये जो डेरिवेशन है ये हमारा संशोधित डेरिवेशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप दोस्तों ये थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर ये जो लिखा है ना ये APA है। ठीक है दोस्तों, ये आपको APA है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केल्विन्स लॉ पर संशोधन किया गया है और किसने किया है, इसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन देख लिया। सो प्लीज़ दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने वीडियो जो है अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।